हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू चैनल सिराज टेक डी स्टडी। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं बैंकिंग कंपनी। ये जो लेसन है ये टीवाई बैफ और एमकॉम पार्ट 2 के लिए भी इंपॉर्टेंट है, तो स्टार्ट करेंगे आज का क्लास। चलिए स्टार्ट करते हैं टॉपिक जिसका नाम है बैंकिंग कंपनी। जैसे कि मैंने आपको कहा ये जो टॉपिक है ये टीवाई बैफ सेमेस्टर 5, टीवाई बीबीआई सेमेस्टर 5, एमकॉम पार्ट 2 में भी आने वाला है। ठीक है, पहले आज अपन देखो एक ही लेक्चर लूंगा ये वीडियो के अंदर, सम्स भी कवर अप करने का ट्राई करूंगा। कंसेप्ट को क्लियर कर लो आपके, बाकी सम्स आपको कैसे आने वाले क्या आने वाले एट द एंड लेक्चर में आपको बता देता हूँ। ठीक है, पहले तो हम लोग समझते हैं क्या ये टॉपिक। बैंकिंग कंपनी मतलब एक बैंक अपना अकाउंट हिसाब किताब कैसे मेंटेन करती है। जैसे आप 11th स्टैंडर्ड से जब अकाउंट्स कर रहे हो तो आपको मालूम है 11th स्टैंडर्ड में जो अकाउंट मेंटेन होता था वो कौन मेंटेन करता था? एक सोल ट्रेडर। तो सोल ट्रेडर क्या क्या अकाउंट बनाता था? ट्रेडिंग अकाउंट बनाता था, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाता था और बैलेंस शीट बनाता था। आपका लेवल अपग्रेड हुआ, आप 12th स्टैंडर्ड में आए तो ट्रेडिंग अकाउंट बना रहा था, प्रॉफिट एंड लॉस बन रहा था, पार्टनर्स कैपिटल बना और फिर बैलेंस शीट बना। फिर लेवल अपग्रेड हो गया, 13th में आ गए, मैन्युफैक्चरिंग फाइनल अकाउंट आ गया, जिससे मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट बना, ट्रेडिंग अकाउंट बना, प्रॉफिट एंड लॉस बना, पार्टनर्स कैपिटल अगर है तो पार्टनर, नहीं तो फिर बैलेंस शीट बनाते थे। फिर लेवल अपग्रेड हो गया, 14th में आ गए, एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ के फाइनल अकाउंट बनने चालू हो गए। बराबर है। एंड देन लेटर ऑन जब आप अब भी ग्रेजुएशन में आ गए हो, यानी कि टीवाई बैफ में आ गए हो, तो आपके लिए कंपनी फाइनल अकाउंट, बैफ वाले ने ऑलरेडी कंपनी इसके पहले कर चुके, कंपनी फाइनल अकाउंट, रिसेंट इंश्योरेंस फाइनल अकाउंट किया और आप बैंकिंग फाइनल अकाउंट कर रहे हो। समझ में आ रहा? मतलब इधर क्या होने वाला है, इधर एक बैंकिंग कंपनी अपना अकाउंट कैसे मेंटेन करता है उसके बारे में स्टडी करेंगे। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या इंपॉर्टेंट है वो आपको पता चलेगा, बट पहले कंसेप्ट को समझ लो। कोई भी बैंक में पैसा आएगा और पैसा जाएगा और कुछ भी नहीं होगा। मतलब बैंक का जो हिसाब किताब है वो किस चीज पे डील करता है? पैसे पे, ओनली मनी। इसको पैसा पैसा ही करना है और ये पैसे पे ही मरता है। समझ में आया क्या? तो बैंक में पैसा आएगा पैसा जाएगा और कोई काम ही नहीं इनके पास। पैसा आएगा पैसा जाएगा, पैसा आएगा पैसा जाएगा, पैसा आएगा पैसा जाएगा। बराबर है। पैसा जो बैंक में आएगा वो आएगा 2 जगह से और जो पैसा जाएगा वो जाएगा 5 जगह पे। आएगा 2 जगह से जाएगा 5 जगह पे, आएगा 2 जगह से जाएगा 5 जगहों पे। पैसा आएगा बैंक में 2 जगह से और पैसा जाएगा 5 जगह पे। अब जो आने का जरिया है बैंक उसे कहता है खुद का पैसा पराया पैसा। बैंक का खुद का पैसा, अरे बैंक का खुद का पैसा क्या होता है? तो बैंक के शेयर्स होते रहेंगे, शेयर होल्डर के पैसे है नहीं। तो बैंक के पास जो पैसा आएगा वो 2 जगह से आएगा। एक तो एक खुद का पैसा, और खुद के पैसे में क्या आता है? खुद के पैसे में आता है शेयर कैपिटल, रिजर्व्स एंड सरप्लस। खुद का पैसा, शेयर कैपिटल, रिजर्व्स एंड सरप्लस। पराया पैसा मतलब लोगों का पैसा। समझ में? जिसके अंदर 3 चीजें, डिपॉजिटेड, बोरोइंग्स एंड अदर लायबिलिटीज। पैसा आएगा 2 जगह से, जाएगा 3 जगह। कौन सा 2 जगह? खुद का, पराया, ये 2 जगह हो गया। खुद का पैसा, पराया पैसा। ठीक है क्या? खुद के पैसे में 2 चीज है, शेयर कैपिटल, रिजर्व्स एंड सरप्लस। शेयर कैपिटल, रिजर्व्स एंड सरप्लस। पराया पैसा में डिपॉजिट, बोरोइंग्स, अदर लायबिलिटीज। डिपॉजिट, बोरोइंग, अदर लायबिलिटीज। डिपॉजिट, बोरोइंग, अदर लायबिलिटीज। समझा है नहीं? ये बन गया लायबिलिटीज। क्या बन गया? लायबिलिटीज। ये लायबिलिटीज के 5 शेड्यूल, शेयर कैपिटल, रिजर्व सरप्लस, डिपॉजिट, बोरोइंग्स, अदर लायबिलिटीज। लायबिलिटीज के अंदर देख लो 5 ही चीज बनता है, शेयर कैपिटल, रिजर्व सरप्लस, डिपॉजिट, बोरोइंग्स, अदर लायबिलिटीज। समझ में आया? पैसा आएगा 2 जगह से, खुद का पैसा, पराया पैसा। खुद का पैसा मतलब शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस, शेड्यूल 1, शेड्यूल 2। पराया पैसा मतलब डिपॉजिट, बोरोइंग्स, अदर लायबिलिटीज। पैसा आ गया है तो बैंक क्या करेगा? भाई लोगों ने इसके पास पैसा दिया, अभी खुद का भी पैसा है, पराया पैसा आ गया बैंक के पास, तो बैंक का काम है पैसे का लेन देन। तो पैसा अपने पास रखेगा। पहला चीज, जैसे पैसा आएगा पैसा बाजू में निकालेगा, भाई पराया पैसा है ना, रखो।
मतलब सबसे पहला 5 सोर्स जो है उसमें सबसे पहला कैश इन हैंड एंड आरबीआई, और इसी के साथ बैलेंस विथ अदर बैंक ऑल्सो भी मैं लिख देता हूं। ये दोनों अलग अलग चीज बनेगा, बैलेंस विथ अदर बैंक। इसके 2 शेड्यूल बनते हैं, कैश इन हैंड एंड आरबीआई एंड बैलेंस विथ अदर बैंक। मतलब पहला पैसा आया तो जाएगा भी, तो पहला किधर जाएगा, पैसे में, कैश के बैलेंस में जाएगा। मतलब बैंक जैसे ही पैसा आता है तो पैसा जमा करके रखता है। भाई कभी भी कोई भी डिपॉजिट विड्रॉ करने के लिए आया तो पैसा देना पड़ेगा, तो कैश इन हैंड या तो फिर आरबीआई या तो बैलेंस विथ अदर बैंक में जमा करके रखती है। जा रहा है आरबीआई में जमा करके रखेगी या तो फिर किसी दूसरे बैंक में जमा करके रखेगी। बात समझ में आया क्या आपको? क्लियर है? पक्का? ये तो हो गया पहला सोर्स। दूसरा, बैंक सबसे इंपॉर्टेंट चीज करेगी, इन्वेस्ट कर डालेगी। बैंक क्या करेगी? इन्वेस्टमेंट करेगी, क्योंकि बैंक चलता है ब्याज के ऊपर, और ब्याज कैसे मिलेगा? इन्वेस्टमेंट करके। तो जैसे पैसा आएगा खुद के पास रखेगा या तो सेकेंड पार्ट आ जाएगा इन्वेस्टमेंट। बात समझा? समझ में आया? इन्वेस्ट करने के बाद भी बैंक के पास पैसा है, ए उधार चाहिए क्या, ए उधार चाहिए क्या, लोन लेने का है क्या, कुछ भी चाहिए, हाँ मेरे पास। मतलब लोगों को एडवांस बांटती फिरेगी। समझ में आएगा? हाँ जी। फिर भी पैसा बचा है, एक काम करते, फर्नीचर ले लेता हूं, कंप्यूटर ले लेता हूं, बिल्डिंग खरीद लेता हूं, असेट्स, यानी कि फिर क्या करेगी? असेट्स परचेज करेगी। कौन से असेट्स? फिक्स असेट्स। उसके अलावा भी बैंक के पास अगर पैसा बचता है तो छोटे मोटे कोई ना कोई इन्वेस्टमेंट असेट्स वगैरह खरीदते रहेंगे, अदर असेट्स। बात समझ में आ गया क्या? कुछ समझा? प्रशांत, पैसा कितने सोर्स से आएगा? 2। खुद का पैसा, पराया पैसा। खुद का पैसा मतलब शेयर होल्डर फंड एंड रिजर्व्स एंड सरप्लस। पराया पैसा मतलब डिपॉजिट, बोरोइंग्स, अदर लायबिलिटीज। और ये मेरा लायबिलिटीज का शेड्यूल भी बन गया, वही मेरा लायबिलिटीज है। अब आया 2 जगह से, जाएगा 5 जगहों पे, और 5 जगह मेरा असेट है, मतलब ये सब मेरा असेट है। जिससे पहला है कैश इन हैंड विद आरबीआई, बैलेंस विद अदर बैंक। ये 2 का अलग शेड्यूल बनेगा, कैश इन हैंड एंड बैलेंस विद आरबीआई, मतलब आरबीआई, बैलेंस विद अदर बैंक। 2 शेड्यूल बन गए। उसके बाद पहला पैसा अपने पास, उसके बाद मैं क्या करूंगा? इन्वेस्टमेंट करूंगा। सबसे पहला काम बैंक इन्वेस्टमेंट ही करेगा। इन्वेस्ट करेगा, लोगों को बांटेगा, फिक्स असेट खरीदेगा, अदर असेट खरीदेगा। पैसा रखेगा, इन्वेस्ट करेगा, एडवांस देगा, फिक्स असेट खरीदेगा, अदर असेट्स खरीदेगा। तो कैश इन हैंड विद एंड बैलेंस विद आरबीआई, इन्वेस्टमेंट करेगा, एडवांस, फिक्स असेट, अदर असेट। खत्म, बन गया तुम्हारा बैलेंस शीट। ये तुम्हारा बैलेंस शीट का शेड्यूल है। देख लो, बैलेंस शीट में टोटल 11 शेड्यूल बनते हैं। 11 5 शेयर कैपिटल रिजर्व, ओन फंड हो गया, बोरो फंड, डिपॉजिट, बोरोइंग्स, अदर लायबिलिटीज। डन। असेट्स पे जाते हैं, कैश इन हैंड एंड बैलेंस विद आरबीआई, बैंक लेगा, यहाँ पे आरबीआई आएगा। बैलेंस विद अदर बैंक, मनी एट कॉल एंड शॉर्ट नोटिस, शेड्यूल नंबर 7। शेड्यूल याद रखना है, फिल इन द ब्लैंक में आएगा। ये शेड्यूल का नंबर चेंज भी नहीं होता है। जैसे फाइनल अकाउंट आपने किया रहेगा कंपनी में, तो शेड्यूल नंबर चेंज होते रहता है। उधर जितना बोला उतना ही नोट्स टू अकाउंट बनता है, इधर सब बनता है। इधर ऐसा नहीं कि उतना ही बनाने का, इधर सब बनाने का। क्लियर? हाँ जी। 1 और 2 ये समझ में आ गया। कैश के बाद क्या करेगा बैंक? इन्वेस्ट करेगा, इन्वेस्टमेंट का शेड्यूल बना देंगे। इन्वेस्टमेंट करने के बाद एडवांस दे रहा है, एडवांस का शेड्यूल बनाएंगे। एंड वेरी इंपॉर्टेंट शेड्यूल ऑफ बैंकिंग कंपनी, एडवांस, बैंक एडवांस, वेरी इंपॉर्टेंट शेड्यूल नंबर 9, फिक्स असेट एंड अदर असेट। बैलेंस शीट का शेड्यूल समझ में आ गया। उसके अलावा कंटीजेंट लायबिलिटीज का शेड्यूल बनता है, ये दोनों का कंबाइंड शेड्यूल होता है, शेड्यूल नंबर 12। ये बनाना नहीं बनाना चलता है, ठीक है? डन यहां तक? चलिए भाई, इसका काम तो हो गया। अब इस शेड्यूल के अंदर क्या आता है उसके बारे में थोड़ा सा स्टडी कर लेते। मोस्टली लायबिलिटीज के बारे में पढ़ा दूंगा, क्योंकि असेट्स में याद रखने जैसा कुछ भी नहीं, असेट आपको पता ही है। तो लायबिलिटीज में सबसे पहला है शेयर कैपिटल। शेड्यूल नंबर 1 है शेयर कैपिटल। इसका कीवर्ड मैंने ऐसा रेड जो लिखा है वो, अमिताभ इज कॉल, अमिताभ इज कॉल, अमिताभ इज कॉल शेयर फॉरफीचर कॉल इन अरियर, शेयर फॉरफीचर कॉल इन अरियर, शेयर फॉरफीचर। अमिताभ भाई साहब को बुला रहे हैं, शेयर फॉरफीचर कॉल इन अरियर, शेयर फॉरफीचर कॉल इन अरियर। अमिताभ इज कॉल, ए ऑथराइज्ड कैपिटल, आई इशूड कैपिटल,
एस सब्सक्राइब कैपिटल, ये तीनों भी टोटल में नहीं आएगा। अमाउंट बोला भी है तो भी इसको टोटल में लेने का नहीं, टोटल यहां से चालू होता है। कॉल्ड अप कैपिटल में ऐड करेंगे शेयर फॉर फ्यूचर माइनस करेंगे कॉज इन अरियर, तो अपना शेयर कैपिटल का आंसर आ जाएगा। अमिताभ इज कॉल्ड, AISC, अमिताभ इज कॉल्ड, A ऑथराइज, I इशूड, S सब्सक्राइब। ये आपके टोटल में नहीं आएगा। ऑथराइज कैपिटल मतलब कंपनी का कैपेसिटी, इशूड हमने इतना बेचा है लेकिन क्या लोगों ने खरीदा है, पता नहीं। सब्सक्राइब हुआ है, अच्छा सब्सक्राइब हुआ, पैसा मिला है क्या, पता नहीं। मतलब इंफॉर्मेशन प्रेजेंटेशन के लिए है, ये सिर्फ प्रेजेंटेशन पर्पस के लिए, इसको करना कुछ नहीं है। मतलब यहां तक अमाउंट अगर आया भी है तो टोटल में नहीं लिखने का, चालू होगा यहां से। कॉल्ड अप कैपिटल एड शेयर फॉर फ्यूचर लेस कॉज इन अरियर, एड शेयर फॉर फ्यूचर लेट्स, तो इसका याद कैसे रखना, अमिताभ भाई साहब को बुला रहे हैं शेयर फॉर फ्यूचर कॉज इन अरियर, शेयर फॉर फ्यूचर कॉज इन अरियर, शेयर फॉर फ्यूचर कॉज इन, एड शेयर फॉर फ्यूचर लेस कॉज इन अरियर, एड शेयर फॉर फ्यूचर लेस कॉज इन अरियर। इसके अलावा इसके अंदर कुछ भी नहीं आएगा। समझ में आया? अमिताभ इज कॉल्ड शेयर फॉर फ्यूचर कॉज इन अरियर, शेयर फॉर फ्यूचर कॉज इन अरियर, डन। शेड्यूल नंबर 1 क्लियर। रिजर्व्स एंड सरप्लस हमेशा याद रखो, ये अपना एसएससी का प्यार है। रिजर्व्स एंड सरप्लस SSCPR, SSCPR, एसएससी का प्यार। रिजर्व्स एंड सरप्लस क्या है? एसएससी का प्यार, जिसमें S, पहला S है शेयर प्रीमियम या तो स्टैट्यूटरी रिजर्व, कोई भी आप उसको जो प्रेफरेंस देना चाहो, स्टैट्यूटरी रिजर्व या तो शेयर प्रीमियम, सिक्योरिटीज प्रीमियम, कुछ भी बोलो। तो पहला यहां पे मैं लिख रहा हूं स्टैट्यूटरी रिजर्व, दूसरा सिक्योरिटीज प्रीमियम, समझ में आया? देन कैपिटल रिजर्व, उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस, रेवेन्यू रिजर्व। मतलब जो भी रिजर्व है सब इधर ही आने वाला है। सर इसका कोई सीक्वेंस है क्या? नहीं, कोई सीक्वेंस में नहीं है, ऐसा मैंने लिख के बताया। एसएससी का प्यार, सबसे पहला आपका स्टैट्यूटरी रिजर्व, फिर सिक्योरिटीज प्रीमियम या तो शेयर प्रीमियम, कैपिटल रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस, रेवेन्यू रिजर्व। एसएससी प्यार समझ में आ गया इसका कीवर्ड। अब जितना रिजर्व दिया रहेगा उतना ही लिखने का, सब नहीं लिखते बैठने का भाई। क्वेश्चन में स्टैट्यूटरी रिजर्व कंपलसरी है, आएगा ही, प्रॉफिट एंड लॉस कंपलसरी आएगा ही। इसके अंदर इनका एक इंटरनल फॉर्मूला है, OADC, ओपनिंग एडिशन डिडक्शन क्लोजिंग, ओपनिंग एडिशन डिडक्शन क्लोजिंग। सब में ओपनिंग बैलेंस में ऐड करेंगे, कुछ एडिशन हुआ है तो, डिडक्ट करेंगे, कुछ डिडक्ट हुआ है तो अपने को आंसर क्या आ जाएगा? क्लोजिंग। तो हर एक रिजर्व के अंदर इसमें सब ने OADC, ओपनिंग एडिशन डिडक्शन क्लोजिंग, ओपनिंग एडिशन डिडक्शन क्लोजिंग, ओपनिंग एडिशन डिडक्शन क्लोजिंग। समझाइए, क्लियर है? ये मैं आपको अभी बाहर करवाने के लिए बता रहा हूं, जब सम करूंगा तो जितना रिक्वायरमेंट है उतना ही। प्रशांत पक्का ना? तो अमिताभ इज कॉल्ड शेयर फॉर फ्यूचर कॉज इन अरियर, एसएससी का प्यार। अब पराया, अपना पैसा तो हो गया, अब पराया धन। पराया धन में पहला है डिपॉजिट। डिपॉजिट मेरे लिए बैंक के लिए दोस्त है, बैंक के लिए डिपॉजिट क्या है? दोस्त। डिपॉजिट दोस्त है, डिपॉजिट दोस्त है, डिपॉजिट दोस्त, जिसमें ओ साइलेंट है। डिमांड डिपॉजिट, सेविंग डिपॉजिट, टर्म डिपॉजिट, डिमांड डिपॉजिट, सेविंग डिपॉजिट, टर्म डिपॉजिट। समझ में आया? इधर डिमांड डिपॉजिट आएगा, जिसे आप करंट डिपॉजिट भी कह सकते हो, सेविंग डिपॉजिट एंड टर्म डिपॉजिट। डन? यहां तक समझा है? डिपॉजिट मेरा क्या है? दोस्त है। बोरोइंग्स में कुछ भी नहीं है। बोरोइंग्स यार कहां से बोरो किया? इंडिया से कि बाहर से? बोरोइंग इन इंडिया, बोरोइंग आउटसाइड इंडिया, कोई कीवर्ड नहीं इधर। बोरोइंग्स इज बोरोइंग ओनली। एंड देन अदर लायबिलिटीज इज बॉय। अदर लायबिलिटीज क्या है? बॉय। अदर लायबिलिटीज क्या है? बॉय, BOI बॉय, BOI बॉय। समझ में आया? आई स्क्वायर है यहाँ पे। B stands for bills payable, O stands for other liabilities and provision, I का स्क्वायर है इंटर ऑफिस एडजस्टमेंट, मतलब बैंक के बीच में कोई एडजस्टमेंट चल रहा है तो उसका एडजस्टमेंट एक इधर इफेक्ट और इसका दूसरा इफेक्ट अदर असेट्स में दिखेगा। यहां पे क्रेडिट डेबिट,
ये लोग एक दूसरे के साथ ही खेलेंगे। इंटर ऑफिस एडजस्टमेंट नेट, इधर भी इंटर ऑफिस एडजस्टमेंट नेट आएगा ही, तो इन दोनों का इफेक्ट इधर ही है पहले से ही। एंड दैट इंटरेस्ट अक्रूड है, अगर कोई इंटरेस्ट बाकी है तो इसका इफेक्ट इधर आ जाएगा। क्लियर, समझ में आ गया क्या बॉय? क्लियर हुआ? आते हैं नेक्स्ट असेट की तरफ। कोई कीवर्ड जैसा कुछ भी नहीं, बिकॉज शेड्यूल ही उनका आंसर है। पहला है कैश इन हैंड एंड बैलेंस विथ आरबीआई, तो इधर दो ही चीज आएगा, कैश इन हैंड एंड बैलेंस विथ आरबीआई आएगा और कुछ भी नहीं आएगा। बात समझा? दो ही चीज है, कैश इन हैंड, बैलेंस विथ बैंक। बैंक कौन सा? आरबीआई का। कोई दूसरा बैंक का बैलेंस है तो इधर आएगा। इधर बैलेंस विथ अदर बैंक, मनी एट कॉल, शॉर्ट नोटिस, ऐसा कुछ भी दिखेगा नीरज इधर लिख देने का। बात समझा क्या? पक्का? चलिए, ये दो शेड्यूल डन। कैश एंड बैंक। अभी क्या है? इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट बिजनेस के लिए गॉड है, इन्वेस्टमेंट बिजनेस के लिए गॉड, प्रभु, गॉड, GOODS। सर गुड्स बोल दो ना सर, गुड्स अच्छा लगता है क्या? गॉड्स, समझ में आया? गुड्स मेरे को अच्छा नहीं लगता है इसलिए गॉड्स, ठीक है जी। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, अदर अप्रूव सिक्योरिटीज एंड अदर इन्वेस्टमेंट। जी, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, ओ अदर अप्रूव्ड सिक्योरिटीज एंड अदर इन्वेस्टमेंट, अदर इन्वेस्टमेंट। GOOD, डी फॉर डिबेंचर्स एंड बॉन्ड्स। हमने अगर डिबेंचर्स में, बॉन्ड में इन्वेस्टमेंट किया है तो वो इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग आपने अभी गलती से कभी SY में किया रहेगा, आपको याद होगा तो वो है इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग, दैट इज इन्वेस्टमेंट। S से है शेयर्स में इन्वेस्ट किया है या तो सब्सिडरीज कंपनीज में इन्वेस्ट किया है, इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स, इन्वेस्टमेंट इन सब्सिडरीज कंपनी, GOOD। ये सब लिख के दे रहा हूं, खाली फिल इन द ब्लैंक करना है, इतना ध्यान में रखो। इतना आपको याद हो गया ना तो खाली अमाउंट फिल इन द ब्लैंक। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, अदर अप्रूव्ड सिक्योरिटीज, अदर इन्वेस्टमेंट, GOOD फॉर डिबेंचर्स एंड बॉन्ड्स, गॉड्स, S से शेयर्स एंड सब्सिडरी कंपनी, शेयर्स एंड सब्सिडरीज कंपनीज। क्लियर? पक्का? आते हैं एडवांस। इसमें कुछ याद करने जैसा नहीं है, बट इसमें एडवांस में मैंने लिख के रखा है। बिल परचेज या डिस्काउंट है, कैश क्रेडिट ओवरड्राफ्ट है, लोन रिपेबल, ऐसा चीज जो है वो सब आपका एडवांस ही होता है। इंपॉर्टेंट इसलिए है कि जो भी आपका एडवांस का टोटल आएगा इसको प्रेजेंटेशन देना होता है, कितना सिक्योर्ड है कितना अनसिक्योर्ड, क्योंकि आपने जब एडवांस दिया है तो किसी चीज के बदले में दिया रहेगा, गिरवी रख के, उसे आप सिक्योर्ड कहते हो, या आपने ऐसे ही दिया रहेगा। समझ में? हाँ, आधार कार्ड ला ले, लोन लेके चले जा, बराबर है। अपन मोबाइल का लोन लेने जाते हैं, बैंक बोलता है अच्छा ठीक है आधार कार्ड पैन कार्ड दिखाओ, लाइट का बिल दिखाओ, ये दिखाओ, हम दे देंगे लोन। तो उसको हम अनसिक्योर्ड भी कह सकते हैं, हाँ या नहीं? बट सिक्योर में अरे भाई इसको इतना बड़ा लोन चाहिए, गिरवी क्या रख रहा है बता। तो ये सब जो एडवांस दिया है उसका सिक्योर्ड कितना, अनसिक्योर्ड कितना, उसका प्रेजेंटेशन। सर हम कैसे करेंगे? क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन देगा तो करेंगे, नहीं दिया है तो नहीं करेंगे। इसलिए थोड़ा सा ये बड़ा स्पेस लेके बनाने का शेड्यूल। समझ में आया? फिक्स असेट में मोस्टली इनके पास दो ही फिक्स असेट आता है, फर्नीचर्स एंड फिक्सचर्स रहता है और बिल्डिंग वगैरह रहेगा, तो मतलब दो ही, ज्यादा इससे ज्यादा कुछ आ नहीं सकता है। प्रीमाइसेस आप बोल सकते हो, प्रीमाइसेस जमीन, लैंड एंड बिल्डिंग बोल सकते हो, और फर्नीचर। इससे ज्यादा इनके पास कुछ भी, कंप्यूटर्स कभी गलती से आया तो आएगा, नहीं तो कोई दूसरा असेट्स नहीं रहता है, बाकी अदर असेट। तो बैलेंस शीट का फॉर्मेट क्लियर हो गया। पैसा आएगा दो जगह से, कौन सा? खुद का पैसा, पराया पैसा। खुद का पैसे में क्या है? शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस। पराया पैसा में डिपॉजिट, बोरिंग्स, अदर लायबिलिटीज। ठीक है, पैसा आएगा 2 से जाएगा 5, कैश बैलेंस में जाएगा, इन्वेस्टमेंट में जाएगा, एडवांस में जाएगा, फिक्स असेट में जाएगा, अदर असेट में जाएगा। पहला तो खुद के पास पैसा रखेंगे, इन्वेस्ट कर डालेंगे, फिर भी पैसा है फिक्स असेट खरीद डालेंगे, फिर भी पैसा है अदर असेट्स खरीद लेंगे। इन्वेस्टमेंट, एडवांस, फिक्स असेट, अदर असेट्स। क्लियर हो गया? डन यहां तक? तो ये आपका बन गया बैलेंस शीट। प्रॉफिट एंड लॉस इज वेरी सिंपल। प्रॉफिट एंड लॉस इज वेरी सिंपल। आईओ, प्रॉफिट एंड लॉस क्या है? आईओ। क्या है? आईओ। बस, इससे ज्यादा कुछ याद नहीं रखने का। प्रॉफिट एंड लॉस क्या है? आईओ। आईओ देखो, आईओ, 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 आईओ कहां से गोरी? इधर ध्यान दो। इनकम एक्सपेंस, इनकम एक्सपेंस, इसके अलावा कुछ नहीं होगा। इनकम आईओ। अच्छा ऐसा था। इंटरेस्ट अर्न, अदर इनकम। बैंक जो इनकम कमाता है वो इंटरेस्ट से कमाता है, और कोई छोटा मोटा अदर इनकम आएगा तो आईओ।
सही जा रहे? एक्सपेंस में भी वही करेगा और कुछ नहीं करेगा। अर्न एक्सपेंडेड, भाई मैं बैंक में पैसा लगा दो, बैंक मुझे क्या देता है? ब्याज देता है ना, उसका खर्चा हुआ ना। बैंक ने इन्वेस्ट किया तो मिल रहा है इनकम, हमने बैंक में डिपॉजिट करके रखा है तो डिपॉजिट का इंटरेस्ट मिलेगा ना। तो इधर लॉजिक लगाओ, इन्वेस्टमेंट होगा तो इनकम मिलेगा, इंटरेस्ट मिलेगा, लेकिन डिपॉजिट होगा तो बैंक इंटरेस्ट देगा। देने को कहते हैं एक्सपेंडेड, लेने को कहते हैं अर्न। तो इंटरेस्ट अर्न अदर इनकम, इंटरेस्ट एक्सपेंडेड अदर एक्सपेंसेस। IO याद रखना। हाँ जी बोलिए, क्या डाउट है? बैंक के पॉइंट ऑफ व्यू से। हाँ बोलो। पराया धन, पराया पैसा। तू मेरे बैंक के पास आया, मैं बैंक को, प्रशांत ने मेरे बैंक में डिपॉजिट किया है, प्रशांत को ब्याज देना पड़ेगा। अच्छा ऐसा है, समझ में आ गया? डन। तो आपका शेड्यूल समझ में आ गया आपको? ओके मैं बैंक है, मेरे पास बहुत पैसा आया है, ए ले तेरे पास पैसा इन्वेस्ट नहीं, ब्याज टाइम पे दे देना मेरे को। अच्छा समझ गया, शेड्यूल बाय हो गया सबको पक्का। एक बार गो थ्रू करते, अब फॉर्मेट की तरफ आ जाते। पहला प्रॉफिट एंड लॉस का फॉर्मेट, फिर बैलेंस शीट का फॉर्मेट। प्रॉफिट एंड लॉस में 4 शेड्यूल बनेंगे, शेड्यूल नंबर 13, 14, 15, 16, 12 तक इधर हो गया है। इधर यहाँ पे 11 और ये कंबाइन 12, 13, 14, 15, 16, इन शॉर्ट टोटल 16 शेड्यूल के अलावा कुछ भी बैंकिंग में नहीं बनता है। डन है यहाँ तक? अब सबसे पहला है बैलेंस शीट के फॉर्मेट की बात करेंगे। पैसा 2 जगह से आएगा, जाएगा 5 जगहों पे, 2 जगह में खुद का पैसा, पराया पैसा, 5 शेड्यूल बनता है। ये फॉर्मेट है, हर सम में आपको प्रिपेयर करना है। क्लियर? अब एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं बात करूं, देखो एमकॉम की भी बात करूंगा, टीवाई बीबीआई की भी बात करूंगा, बैफ की भी बात करूंगा। तो ये जो टॉपिक है, ये टॉपिक डिपेंड करता है कि कितने मार्क्स के लिए और कैसा आने वाला है। 99.9% खाली बैलेंस शीट आता है और कभी कभी प्रॉफिट एंड लॉस आ जाता है, ओनली बैलेंस शीट। बट नसीब खराब तो पूरा फाइनल अकाउंट भी आएगा, नसीब खराब तो पूरा फाइनल अकाउंट, जो आज मैं अभी सॉल्व करके देने वाला हूं, पूरा फाइनल अकाउंट भी आएगा। नहीं तो खाली बैलेंस शीट मतलब 11 शेड्यूल के साथ ही खेलने का। 11 शेड्यूल मतलब ओनली बैलेंस शीट के साथ ही खेलने का। और जब खाली बैलेंस शीट का शेड्यूल आएगा ना, तब एडजस्टमेंट का कोई इफेक्ट भी नहीं देने का। मतलब मेरे को बैलेंस शीट आया है और नीचे बहुत सारा एडजस्टमेंट है, बहुत सारा एडजस्टमेंट, जा तेरे को भाव ही नहीं देता मैं, उसको वैल्यू भी नहीं करने का। क्योंकि जो ऊपर ट्रायल बैलेंस का क्वेश्चन दिया है, अपने को खाली उसका पोस्टिंग करने का है। तो सर एडजस्टमेंट क्यों दिया है? कंफ्यूज करने के लिए। हो गया ना वो कंफ्यूज, बोला है पानी कहां से गिरा इसी बंदे, तो होता है ऐसा भी नॉर्मल। तो यहाँ पे खाली बैलेंस शीट दिया है, ओनली बैलेंस शीट, तो खाली पोस्टिंग करने का और कुछ भी नहीं करने का। खाली प्रॉफिट एंड लॉस दिया है तो एडजस्टमेंट सॉल्व होगा, लेकिन खाली बैलेंस शीट दिया तो एडजस्टमेंट सॉल्व नहीं होगा, एडजस्टमेंट का प्रेजेंटेशन आएगा। एडजस्टमेंट सॉल्व नहीं होगा, एडजस्टमेंट का प्रेजेंटेशन आएगा। बोलिए क्या? ओनली प्रॉफिट एंड लॉस भी आ सकता है, ओनली प्रॉफिट एंड लॉस में इतना बनेगा और प्रॉफिट एंड लॉस का शेड्यूल 13, 14, 15, 16। खाली बैलेंस शीट आया तो बैलेंस शीट का फॉर्मेट बनेगा और ये 11 शेड्यूल्स बनेंगे, समझा? और फाइनल अकाउंट आया तो पूरा सॉल्व होएगा, प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट पूरा सॉल्व नहीं। अभी जो मैं सम सॉल्व कर रहा हूं, अभी मैं पूरा एक फाइनल अकाउंट सॉल्व कर रहा हूं, ठीक है पक्का? चलिए फिर स्टार्ट किया जाता है फाइनल अकाउंट। टीवाई बैफ टेक्स्ट बुक जो मैं रेफर कर रहा हूं, कौन से साल का है पता नहीं मेरे को, नया है, 2018 का एडिशन है। पेज नंबर 60, सम नंबर 21, ठीक है? क्वेश्चन आप लोग देख लेना, एमकॉम भी ये क्वेश्चन देख सकता है, टीवाई बीबीआई भी ये क्वेश्चन देख सकता है। टीवाई बीबीआई वाले अगर सेट पब्लिकेशन यूज कर रहे हो तो दैट डजंट मेक एनी डिफरेंस, कंसेप्ट फॉर्मेट एवरीथिंग इज सेम। उधर क्वेश्चन अलग भी आ रहे तो एडजस्टमेंट अलग नहीं आएंगे, तो डोंट वरी फॉर दैट। चलिए मैं जो क्वेश्चन रेफर कर रहा हूं उसमें देखता हूं मेरे को क्या क्या दिया है। फॉलोइंग इज अ ट्रायल बैलेंस was extracted from the books of Global Limited on 31st of March 2018.
बैलेंस ट्रायल बैलेंस दिया है, बट मैं सबसे पहला अप्रोच जो मेरा रहेगा वो एडजस्टमेंट के थ्रू रहेगा। जब भी मैं कोई भी फाइनल अकाउंट सॉल्व करता हूं मेरा अप्रोच रहता है एडजस्टमेंट के थ्रू, बट उसके भी पहले मेरा अप्रोच होता है कि जो ट्रायल बैलेंस के आइटम्स दिए हैं ना उसके ऊपर शेड्यूल नंबर लिख देना। शेड्यूल नंबर मेरे को मालूम है सबका, तो मैं एक एक करके पढ़ूंगा और उधर शेड्यूल नंबर लिखते जाऊंगा ताकि मेरे को समझ में आएगा ये जाएगा कौन से शेड्यूल के अंदर। चलिए मार्क करते हैं एक एक करके। पहला है शेयर कैपिटल, सर शेड्यूल नंबर 1 में जाएगा। कैश इन हैंड एंड विथ आरबीआई, कैश इन हैंड एंड बैलेंस विद आरबीआई किधर जाएगा? शेड्यूल नंबर 6 में, वहां पे लिख लो 6। इन्वेस्टमेंट इन जीओआई, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज बोलते हैं इसे, तो किधर जाएगा? शेड्यूल नंबर 7 में, सॉरी 8 के अंदर। वेरी गुड। उसके बाद अदर इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट ये अदर इन्वेस्टमेंट कहां जाएगा? शेड्यूल नंबर 8 के अंदर। गोल्ड बिलियंस कहां जाएगा भाई? इन्वेस्टमेंट। गोल्ड में आप इन्वेस्ट कर रहे हो तो इन्वेस्टमेंट है, और सिल्वर में इन्वेस्ट कर रहे हो तो वो अदर असेट्स है। गोल्ड में इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टमेंट, सिल्वर बिलियंस में इन्वेस्टमेंट अदर असेट्स। सर अगर मैंने इन्वेस्टमेंट में लिख दिया, अरे इन्वेस्टमेंट ही है, आपने इधर लिखी इधर लिखा या इधर लिखी इधर लिखा, टैली तो होना ही है, बट एक प्रोसेस की बात करूं तो गोल्ड यहां पे और सिल्वर अदर असेट्स में जाएगा। चलिए ठीक है आगे बढ़ते हैं। उसके बाद क्या दिया है जी? इंटरेस्ट अक्रूड ऑन इन्वेस्टमेंट। देखो इंटरेस्ट अक्रूड ऑन इन्वेस्टमेंट किधर दिया? डेबिट में क्या क्रेडिट में दिया? पहला वो देख लो। इंटरेस्ट अक्रूड ऑन इन्वेस्टमेंट डेबिट है कि क्रेडिट? अगर डेबिट में दिया है तो अदर असेट्स, और क्रेडिट में दिया है तो अदर लायबिलिटीज। डेबिट में है तो असेट है, क्रेडिट में है तो लायबिलिटीज है। डेबिट में तो अदर असेट, क्रेडिट में तो अदर लायबिलिटीज। समझा क्या? समझा प्रशांत? प्रशांत उसके बाद यहां पे तो डेबिट में दिया है, तो डेबिट में दिया तो कौन से शेड्यूल में जाएगा? शेड्यूल नंबर 11 में जाएगा। उसके बाद क्या दिया है? सिक्योरिटीज डिपॉजिट ऑफ एम्प्लॉय, एम्प्लॉय का डिपॉजिट 3 में जाएगा। एम्प्लॉय का डिपॉजिट, पब्लिक का डिपॉजिट नहीं है, पराया धन नहीं है, खुद का भी नहीं है, थोड़ा सोचना है। यहां पे उसने बोला क्या है? यहां पे भाई साहब ने कहा है कि आपका जो एम्प्लॉय का डिपॉजिट है, सिक्योरिटीज एम्प्लॉय मतलब मेरे तो जो काम कर रहे उनको मैंने बोलकर कहा भाई तुम्हारे पगार से इतना पैसा निकाल के रखो, कभी गलती से कुछ हुआ तो अपने को देना पड़ेगा। तो अब ये जो एक ट्रीटमेंट है ये मेरा अदर लायबिलिटीज नहीं हुआ। बैलेंस विद बैंक कैसे होगा भाई? क्रेडिट साइड पे दिया है। पहली बात तो देखो क्रेडिट है, हाँ या नहीं? क्रेडिट है। अब जब वो क्रेडिट है ना अंकिता, तो दिमाग में ना एक ही चीज, क्रेडिट क्रेडिट, मेरे को क्रेडिट का शेड्यूल ढूंढने का। क्रेडिट क्रेडिट, अरे भाई ये कैपिटल में तो नहीं जाएगा, कोई मेरा रिजर्व्स इल है। सर मैं कंफ्यूज हो गया था डिपॉजिट के लिए, मैंने ठीक है सबर करते। बोरोइंग्स होएगा क्या? अदर लायबिलिटीज, हाँ चांस है डिपॉजिट या तो अदर, ये दोनों में मैं कंफ्यूज हो गया हूं। क्रेडिट, बाकी क्रेडिट तो है नहीं, मतलब ये शेड्यूल में तो किधर भी नहीं आएगा, प्रॉफिट एंड लॉस में तो आ ही नहीं सकता है। मतलब अब कंफ्यूजन किधर है? या तो डिपॉजिट या तो अदर लायबिलिटी। क्या वो डिमांड डिपॉजिट है? क्या वो सेविंग डिपॉजिट है? क्या वो टर्म डिपॉजिट है? इल्ले तो क्या है? अदर लायबिलिटीज। समझ में आया क्या? तो कहां जाएगा? अदर लायबिलिटीज शेड्यूल में, मतलब शेड्यूल नंबर 5 में। समझा? दिल पे लेने का नहीं, सीधा हिसाब लगाने का। क्रेडिट क्या डेबिट? क्रेडिट बोला है क्रेडिट में जाएगा, डेबिट बोला है डेबिट में। क्रेडिट मतलब 5 शेड्यूल तक, डेबिट मतलब 6 से लेके 11 शेड्यूल तक। ये सब डेबिट है, इधर तक सब डेबिट शेड्यूल है, और ये सब क्रेडिट शेड्यूल है। तो जो डेबिट का अमाउंट बोला है वो डेबिट के शेड्यूल में, क्रेडिट का अमाउंट है वो क्रेडिट के शेड्यूल में। अभी समझा? बढ़ते आगे। उसके बाद क्या दिया है? सेविंग अकाउंट बैलेंस। अरे किधर तो देखा था, अरे सेविंग अकाउंट। अब इधर भी सेम चीज, डेबिट क्या क्रेडिट? डेबिट है तो एडवांस में जाएगा, और क्रेडिट है तो डिपॉजिट में जाएगा, क्योंकि सेविंग अकाउंट में अपन ने अपने एडवांस देके रखा है तो आपका एडवांस में आएगा। तो ये थोड़ा सा देखने का डेबिट और क्रेडिट का रूल समझाइए। बढ़ेंगे। उसके बाद क्या दिया है? करंट लेजर कंट्रोल अकाउंट। कितना दिया है? 97। करंट मतलब डिमांड डिपॉजिट कहते हैं इसे। करंट मतलब डिमांड डिपॉजिट, तो ये डिमांड डिपॉजिट की बात है।
क्लियर है क्या, समझ में आया? चलिए ठीक है, नेक्स्ट उसके बाद क्या है, कहां गया भाई आगे, फिक्स डिपॉजिट। सर टर्म डिपॉजिट को फिक्स डिपॉजिट कहते हैं भाई, ये मेरा दोस्त है, डिपॉजिट मेरा दोस्त बन जाता है। चलिए बढ़ेंगे नेक्स्ट, उधर शेड्यूल नंबर लिखते जाना 3। फिर क्या है, फिर क्या है, फिर क्या है, शेयर प्रीमियम अकाउंट क्रेडिट साइड पे दिया है, शेयर प्रीमियम दिख गया, समझ में आया? चलिए ठीक, उसके बाद क्या है, स्टैट्यूटरी रिजर्व। अरे सर स्टैट्यूटरी रिजर्व इधर ही आएगा, शेड्यूल नंबर 2 में चले जाएगा। फिर सिल्वर बिलियंस। अरे सर अभी तो आपने बताया था गोल्ड है तो इन्वेस्टमेंट, सिल्वर है तो अदर असेट, और डेबिट पे ही दिया है ना, तो डेबिट साइड पे लिख के आ जाना। नेक्स्ट उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन लायबिलिटीज फॉर एक्सेप्टेंस एंड एंडोर्समेंट, ऐसा कुछ भी आया, एंडोर्समेंट, बिल डिस्काउंट, एंडोर्स, ऐसा एंडोर्समेंट वर्ड आ गया ना, आग बंद करने का, भैया तू कॉन्टीजेंट लायबिलिटी है, तू मेरे टोटल में क्यों आया है, भग यहां से, उसको टोटल में लेने का ही नहीं। कॉन्टीजेंट लायबिलिटीज अलग से कहां से प्रेजेंट करेंगे, यहां पे, वो आपके बैलेंस शीट के टोटल में नहीं आता है। लेकिन सर ये तो ट्रायल बैलेंस दिया है, ट्रायल बैलेंस टैली होता है, एक भी अमाउंट अगर आपने गायब किया तो प्रॉब्लम टैली नहीं होएगा। मैंने कहा देखो ऐसा ही एक क्रेडिट दिया ना, तो ये सेम अमाउंट आपको कंटीजेंट लायबिलिटीज का डेबिट भी दिया रहेगा, मिलेगा, सबर करते मिलेगा। आगे बढ़ते, मतलब ये भाई साहब को कोई भी शेड्यूल में डालना है क्या, नहीं, वो शेड्यूल नंबर 12 में जाएगा। आगे बिल्डिंग, सर ये मेरा फिक्स असेट है। फर्नीचर, सर मेरा फिक्स असेट है। बोरोइंग फ्रॉम बैंक, बोरोइंग, शेड्यूल नंबर 4। उसके बाद मनी एट कॉल, सर ये तो अपने शेड्यूल का नाम है, मनी एट कॉल शेड्यूल नंबर 7 में जाएगा। एडवांस, सर शेड्यूल का नाम है, 9 में जाएगा। प्रॉफिट एंड लॉस बैलेंस, इसे आप कहते हो ओपनिंग बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, यहां पे आएंगे, यहां पे ये जो फॉर्मेट मैंने बताया इसके अंदर प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस लिखोगे आप, ठीक है। जो भी नेट प्रॉफिट करंट ईयर का आएगा इसमें हम ऐड करेंगे। सर वो तो रिजर्व इन सरप्लस, यहां से वो रिजर्व इन सरप्लस में जाएगा। अब वहां पे जो प्रॉफिट एंड लॉस दिया है, टीचर्स यहां पे भी सॉल्व करते, मैं यहां नहीं सॉल्व करता हूं, मैं उसको यहां पे लाता हूं, यहां मैं सॉल्व करेगा और फिर उधर लेके जाएगा। उधर मेरे को खिचड़ी नहीं करने का, इधर है जगह, इसको सॉल्व करेगा, ठीक है क्या, वेरी गुड। आगे बढ़ता है, उसके बाद बिल डिस्काउंट एंड परचेज, बिल डिस्काउंट एंड परचेज, इधर तो देखा था बिल डिस्काउंट परचेज एडवांस होता है, समझ में आया, वेरी गुड। उसके बाद बिल कलेक्शन, अरे बिल कलेक्शन कुछ तो ऐसा फालतू सा दिख रहा है मेरे को, क्या अमाउंट दिख रहा है जरा देखो, 43,000 समथिंग ऐसा, 56,500 दिख रहा है। चलिए बिल फॉर कलेक्शन, ये आपका कंटीजेंट लायबिलिटीज है, बिल फॉर कलेक्शन कंटीजेंट लायबिलिटीज लिख के लिखा है, भगाओ यहां से, इसको टोटल में लेने का नहीं। सर लेकिन फिर से ट्रायल बैलेंस है, अमाउंट अलग दिख रहा है, टैली नहीं होगा, दिखेगा, इसका बिरादरी वाला दिखेगा, सबर करते हैं, वेरी गुड। आगे बढ़ेंगे, उसके बाद क्या दिया है, एक्सेप्टेंस एंड एंडोर्समेंट, भाई एंडोर्समेंट आ गया, एक्सेप्टेंस ऊपर ही मैंने बताया था, एक्सेप्टेंस एंडोर्समेंट भगा दो यहां से उसको, तो ये भी कंटीजेंट लायबिलिटीज है, आपके टोटल में नहीं आएगा, समझाइए आपको। बढ़ेंगे आगे, इंटरेस्ट डेबिट में भी दिया है, क्रेडिट में दिया है, तो भाई इंटरेस्ट आयो, इंटरेस्ट समझ में आया। डेबिट वाला किधर जाएगा, डेबिट वाला एक्सपेंडेड में जाएगा, क्रेडिट वाला ऑन में जाएगा, बिकॉज ये जो है क्रेडिट और ये दो क्या है डेबिट, तो क्रेडिट वाला इंटरेस्ट इधर, डेबिट वाला इंटरेस्ट इधर, तो 13 एंड 15। डेबिट वाला खर्चा है, क्रेडिट वाला फायदा है, बराबर, हाँ मेरे को लगा तू ऐसा पूछेगा इसलिए। डेबिट मतलब खर्चा है, डेबिट, क्रेडिट मतलब इनकम है, समझ गया, मेरे को लगा ऐसा किया तो समझ गया। आगे कमीशन एंड ब्रोकरेज, क्रेडिट में दिया है इनकम, कौन सा इनकम, अदर इनकम। डिस्काउंट कितना दिया है, 42,000 है या नहीं, डिस्काउंट ये भी क्या है, इनकम, बट कौन सा इनकम, अदर इनकम नहीं, इंटरेस्ट ऑन वाला इनकम। इंटरेस्ट ऑन में दो इनकम आता है, इंटरेस्ट एंड डिस्काउंट। इंटरेस्ट ऑन में दो इनकम है, एक तो इंटरेस्ट है और एक डिस्काउंट है, दो ही चीज, इसके अलावा इसमें कुछ भी नहीं आएगा। तो डिस्काउंट इनकम किधर जाएगा, इंटरेस्ट ऑन के अंदर,
ओके तो डिस्काउंट इनकम है, इनकम साइड पे जाएगा। बिल रिसेबल बीइंग फॉर बिल फॉर कलेक्शन, किधर तो देखा था, बिल फॉर कलेक्शन आएगा क्या टोटल में, भगा यहां से। देखो ये डेबिट साइड पे दिया है 43,500, उधर क्रेडिट पे दिया था 43,500, आया गया धक्का मार के, टोटल में आएगा नहीं, समझा। फिर आगे ऑडिट का फीस किया है, खर्चा हो रहा है, खर्चा हो रहा है मतलब अदर एक्सपेंसेस, ठीक है। लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर, लॉस है तो अदर एक्सपेंसेस से माइनस करो या अदर इनकम से माइनस करो, वन एंड द सेम। लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर, अदर एक्सपेंसेस, अभी देखो अदर एक्सपेंसेस में डेबिट साइड पे दिया, या तो आप अदर एक्सपेंसेस में दिखा दो या तो अदर इनकम में से माइनस करो, मैं अदर एक्सपेंसेस में दिखाने वाला हूं, ठीक है। ओके नेक्स्ट, उसके बाद डायरेक्टर फीस अदर एक्सपेंसेस, सैलरी अदर एक्सपेंसेस, पोस्टेज अदर एक्सपेंसेस, रेंट क्रेडिट साइड पे दिया है, देखो जरा रेंट क्रेडिट साइड पे दिया है, तो क्रेडिट साइड पे दिया मतलब वो क्या है, इनकम। कौन सा इनकम, अदर इनकम। आगे बढ़ेंगे, प्रॉफिट ऑन बिलियंस, भाई इनकम है, अदर इनकम। उसके बाद एमडी का रेम्यूनरेशन खर्चा है, लोन सॉरी लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट अदर एक्सपेंस, डिपॉजिट विथ अदर बैंक का मिसलेनियस इनकम अदर इनकम में, डिपॉजिट विथ अदर बैंक डिपॉजिट, तुम बोलोगे तो डिपॉजिट है, डिपॉजिट के शेड्यूल में लिखो ना, मैंने कहा देखो इधर कौन से साइड पे दिया है, डेबिट साइड पे, क्रेडिट पे दिया तो इधर और डेबिट पे दिया तो एडवांस। डिपॉजिट किया ना तो लोगों को अपन ने क्या दिया है, एडवांस, डिपॉजिट विथ अदर बैंक। अच्छा इधर डिपॉजिट विथ अदर बैंक बोल दिया है तो आप इसको इधर भी नहीं डालोगे, डिपॉजिट विथ अदर बैंक किधर डालोगे, बैलेंस विथ अदर बैंक में, ठीक है, वेरी गुड। नेक्स्ट उसके बाद ब्रांच एडजस्टमेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, मैंने इधर एक वर्ड दिया था इंटर ऑफिस एडजस्टमेंट या तो ब्रांच एडजस्टमेंट, एक ही बात है। डेबिट पे दिया है अदर असेट, क्रेडिट पे दिया है अदर लायबिलिटीज। ये कौन से साइड पे दिया जरा देखो, सर ये तो डेबिट साइड पे दिया है मतलब अदर असेट्स। उसके अलावा क्या दिया है, डेप्रिसिएशन रिजर्व ऑन बिल्डिंग, डेप्रिसिएशन फंड अदर लायबिलिटीज में दिखाओ या तो रिजर्व एंड सरप्लस में दिखाया तो भी चलेगा। रिजर्व वर्ड यूज किया ना, डेप्रिसिएशन रिजर्व, अदर में भी दिखाओगे तो भी चलेगा, अदर में दिखाया तो भी चलेगा, रिजर्व एंड सरप्लस में दिखाया तो भी चलेगा, ठीक है। मतलब आपको शेड्यूल नंबर मालूम पड़ गया। अब वेरी इंपॉर्टेंट देखो, अगर ये टॉपिक कुछ भी नहीं आता है ना, अगर प्रशांत कुछ भी नहीं आता है, मेरे को कुछ भी नहीं आता है सर, 0% है मैं, तो मैं क्या बोलूंगा मालूम है क्या, क्वेश्चन है शेड्यूल नंबर लिखो और अमाउंट लिख के छोड़ के आ जाओ। शेड्यूल बनाओ, ये तो बाहर है ना, नहीं तो ये बाहर कर लो और खाली अमाउंट भरते जाओ। जहां पे 0 मार्क्स मिलने वाले थे ना, उधर कम से कम 5-6 मार्क्स मिलेंगे, 5 से 6 मार्क पोस्टिंग के, और आपने उसका टोटल करके और थोड़ा मसाला भर दिया इधर तो मार्क्स और मिल जाएंगे। तो 0 से अच्छा 5 मार्क रहेगा। बात समझ में आएगा, क्लियर है यहां तक प्रशांत? तो डरने का नहीं है कि सर मेरे को बैंकिंग तो आता ही नहीं है, बैंकिंग आने लगा है, ठीक है, यहां तक पक्का समझा। चलिए अब आ जाते हैं एडजस्टमेंट की तरफ, देखते हैं एडजस्टमेंट क्या दिया है। एडजस्टमेंट में दिया है, यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2018 एंड ऑल्सो बैलेंस शीट ऑन द डेट आफ्टर कंसीडरिंग द फॉलोइंग एडजस्टमेंट। प्रोवाइड रिबेट ऑन बिल डिस्काउंट ₹5,000। अयो रिबेट आया, व्हाट इज रिबेट ऑन बिल डिस्काउंट? पहले एडजस्टमेंट समझ लो, आप खुद इफेक्ट दोगे। इधर मैंने कुछ डिस्काउंट के बारे में बताया था, इंटरेस्ट ऑन डिस्काउंट आता है, इनकम होता है, डिस्काउंट क्या होता है, इनकम होता है। कैसे होता है तो जरा ध्यान देना। डिस्काउंट अपने लिए जानवी, इनकम कैसे? विनय भैया मेरे पास आया, मैं बैंक है, आई एम बैंक। विनय मेरे पास आया, प्रभु चेक है, पैसा चाहिए। कौन बोला? विनय। प्रभु में बैंक। ओ बेवकूफ इंसान, तारीख तो देखो। सर क्या तारीख? मेरा तारीख इस पे 1 महीने के बाद का है, आप आज ही आ गए। पैसे का जरूरत था, सोचा था गर्लफ्रेंड को घुमा दूंगा। मेरा ठीक है भैया। सर जी कुछ तो करिए, मेरा एक काम कर। कितने का बिल है? सर 10,000 का दिख रहा तो है। हाँ दिख तो रहा है 10,000। 9,500 दूंगा।
आज के आज अब भी रोकड़ा कैश चाहिए क्या तेरे को? ठीक है, दे दीजिए। हम 9,500 उसको दे दिए और 10,000 का चेक ले लिए। इसका मतलब बैंक ने 500 डिस्काउंट इनकम कमा लिया। हाँ या नहीं? समझ गया? बैठ गया दिमाग में 500 रुपया डिस्काउंट इनकम। ठीक है, लेकिन ये इनकम कमाया क्या अभी तक? एक महीने के बाद। अब हम गए, एक महीने के बाद अकाउंट में बैंक ने चेक डाला, टक 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 टक, जीरो बैलेंस है बे, पैसा ही नहीं है, बाउंस हो गया है। तो क्या मुझे 500 का इनकम होगा? नहीं। तो 500 क्या हो गया? डूब गया, रिबेट हो गया। बुझे? इसका मतलब है कि जो डिस्काउंट कमाया था उसमें से निकाल दो भाई 500 रुपया, मिलेगा क्या? नहीं, लॉस हो गया। हाँ जी, हाँ हाँ, बोल बोल। अभी इस भाई साहब ने बोला सर अकाउंट में जीरो था, उस टाइम पे था ना, एक महीने के बाद जीरो हुआ ना, समझे? अभी पैसा तो है, जिसका चेक था हम चेक किए, हाँ मिल जाएगा सोच के हम दे दिए चेक। एक महीने के बाद देखो तो भाई साहब जीरो हो गया, थोड़ी उसका 10,000 ब्लॉक करके रखूंगा मैं। अच्छा ऐसा है। तो भाई जो डिस्काउंट इनकम कमाया था अब उसमें से 500 कम कर दोगे। ये कौन सा साइड है? इनकम मतलब क्रेडिट साइड। क्रेडिट साइड पे माइनस किया, क्रेडिट साइड पे माइनस किया तो कौन सा इफेक्ट होगा? डेबिट। ये इफेक्ट हो गया डेबिट। अब दूसरा देने का क्रेडिट। तो इसका मतलब है 500 रुपए का जो डिस्काउंट था वो कहीं ना कहीं मुझे बैंक को पे करना पड़ेगा। बैंक को पेबल है ना वो चीज, क्योंकि वो इनकम कमाया नहीं है। जब वो इनकम कमाया नहीं है तो बैंक को वापस लौटाना पड़ेगा। तो आपका किधर चले जाएगा? अदर लायबिलिटीज के शेड्यूल में। यहां पे आ जाएगा डिस्काउंटेड रिबेट। इले 9 तो थोड़ा सा अतरंगी हो गया, उधर तक समझ में आ गया था। बैंक बता रहा है 500 कमा लिया है, बट बैंक ने कमाया क्या? नहीं कमाया, बल्कि बैंक को अभी पे करना पड़ेगा। डिसऑनर चार्जेस हो गया या कुछ चार्जेस हो गया। अब लेगा तो मिलने वाला तो है, लेकिन पहला पेबल है ना मेरे लिए वो इनकम। वो इनकम जो है, जो मैं दिखा रहा था लोगों को 500 रुपया बैंक ने कमा लिया, बट बैंक का तो कट गया, डिस्काउंट चार्जेस वगैरह। हाँ या नहीं? क्योंकि जब भी चेक डिसऑनर होता है तो बैंक चार्जेस लेती है, तो बैंक के लिए क्या हो जाता है? एक्सपेंस होता है। और वो बैंक क्या करती है? उस बैंक को पेबल रहेगी, बट वो पे कैसे करेगी? इससे लेगी और फिर पे करेगी, बट कहीं ना कहीं इट इज पेबल फॉर टेम्पररी बीइंग। ओ समझा? बाउंस चला गया। प्रैक्टिकल ले लेते ना भाई। तीन लोग दिख रहे हैं इधर, इसको बाजू में रखो। ये हमारा विनय भैया, ये बैंक आए थे यहाँ पे, पैसा लेके चले गए। ये भाई साहब चले गए, चेक मेरे पास है। ये चेक किसी और बैंक का है, उस बैंक के पास गया मैं, बैंक को चेक दिया। अब ये मत सोचो बैंक डील कर रहा है, कोई इंसान ही डील कर रहा है। इसके पास गया, बराबर है, वह पैसा नहीं है, बैंक में जमा करके रखा था। इसके पास अकाउंट था, इसने अपने अकाउंट में चेक जमा करके था। बैंक ने टैली किया, अरे भाई डिसऑनर हो गया। मतलब ये बैंक को पैसा मिलने वाला है, ये बैंक तो पे करने वाला है ना। डिसऑनर चार्जेस पे करेगा कि नहीं? नो प्रशांत। हाँ, ये बैंक के पास चेक, ये इसके पास चेक है, इसने क्या किया? ये चेक अपने बैंक खाते में जमा कर दिया। चेक आ गया बैंक में। अब पैसा कब आने वाला है? 10 तारीख के बाद आने वाला। एग्जाम्पल, अब ये बैंक क्या कर रहा है? टक 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 चेक क्लियर करके डाल दिया। भाई 10,000 का चेक था, डिसऑनर हो गया। बैंक ने इसको फोन किया, अरे तूने चेक दिया था, डिसऑनर हो गया, 100 रुपया कटेगा तेरे अकाउंट से, डिसऑनर चार्जेस। तो 100 रुपया इस बैंक ने ले लिया, लाल वाले बैंक ने ले लिया। किससे लिया? हरे वाले बैंक के पास से लिया कि नहीं? तो हरे वाले बैंक ने इसको पे किया कि नहीं किया? पे किया ना। अब ये हरा वाला एक्चुअल में इसका खर्चा नहीं है, वो खर्चा तो काले वाले का था, विनय का है नहीं। क्यों? क्योंकि वो चेक इसका नहीं था, वो चेक इसका था। बट फॉर टेम्पररी बीइंग, में तो इसके बारे में सोच रहा हूं
तो इसके लिए वो डिसऑनर चार्जेस क्या है, रिबेट चार्जेस क्या है, एक्सपेंस है ना जो उसे पे करना है। एनीथिंग पेबल इज माय लायबिलिटी, एनीथिंग पेबल इज माय लायबिलिटीज, क्योंकि वो जो डिसऑनर चार्जेस हुआ, जो रिबेट हुआ, मुझे पे करना पड़ा, नुकसान हो गया, इसलिए मैंने अपने इनकम में से निकाल दिया और उसे मैंने पे कर दिया। बात समझा? मतलब जो मैंने 500 कमाया था, एक्चुअल में 500 तो चला गया मेरे पास से, अब मैं उसके पास से लूंगा वो। अरे भैया, पहले मैंने इनकम दिखाया था यार, विनय से 500 रुपए कमाया मैंने, पहले दिखाऊंगा, ऐड ही रहेगा। पहले दिखाया 500 कमा लिया, 500 कमाया, अब एडजस्टमेंट में आया तो 500 नहीं कमा रहा है, डिसऑनर हो गया, तो उधर से निकाल देगा ना वो इनकम, वो इनकम के जगह पे खर्चा होगा ना मेरे लिए। दो इफेक्ट देते हैं एडजस्टमेंट के, एडजस्टमेंट का दो इफेक्ट आता है। ठीक है, चलो ठीक है, आगे बढ़ेंगे आगे बढ़ेंगे आगे। तो उसके बाद ये एडजस्टमेंट समझ में आया, दो इफेक्ट। उसके बाद क्या है, a scrutiny of current account ledger revealed that there are an account overdrawn to the extent of 25,000 and the total of credit balance of 1,20,000। लेटर ऑन इसको एक्सप्लेन करता हूं, इतना दिल पे लेने जैसा नहीं है। फिर एम्प्लॉय का जो क्लेम था फॉर बोनस अमाउंटिंग टू 15,000 इज पेंडिंग अवार्ड फॉर एट्रीब्यूशन। मतलब देखो, स्टाफ एम्प्लॉय कुछ सिक्योरिटीज डिपॉजिट विद एम्प्लॉय था, जिसके पर अपन सोच रहे थे कहां जाएगा, उसने उसके बारे में क्या बोला है कि 15,000 रुपए जो स्टाफ को बोनस पे करना था, क्लेम बाय एम्प्लॉय फॉर बोनस अमाउंटिंग टू 50,000 इज पेंडिंग अवार्ड फॉर आर्बिट्रेशन। मतलब 15,000 रुपए का पेमेंट करने का बाकी है, पेबल है, मतलब करंट अदर लायबिलिटीज है। तो हम बाय डिफॉल्ट उसको किधर लिखने वाले थे, इधर ही लिखने वाले थे। अरे हाँ, आपने डिपॉजिट पकड़ा था, बट मैंने उसे क्या बोल दिया था, अदर लायबिलिटी। मतलब ये एक इंफॉर्मेशन दे रहा है वो। ठीक है, आगे बढ़ो। उसके बाद क्या है, लास्ट में खत्म। चलिए फिर पोस्टिंग स्टार्ट करता हूं। खाली एक दो एडजस्टमेंट है जिसके बारे में बात करूंगा, बाकी पोस्टिंग करूंगा। स्टार्ट करता हूं पहले मैं शेयर कैपिटल से। बताओ शेयर कैपिटल में कोई एडजस्टमेंट है क्या? कहां जाएगा? शेड्यूल नंबर 1 में। ऑथराइज दिया नहीं, इशूड दिया नहीं, सब्सक्राइब दिया, सीधा कॉल्ड अप दिया। कितना दिया है? 3 लाख। 3 लाख। कोई कॉज इन अरियर मेरे को दिखा नहीं, कोई शेयर फोर्फीचर दिखा नहीं, भाई टोटल लिख लिया मैंने इसका 3 लाख। शेयर फोर्फीचर मतलब शेयर वापस से खरीद लेना, कैंसिल करना, वापस शेयर आ जाएगा। कॉज इन मतलब जिसपे पैसा नहीं मिला वो माइनस कर दो। ठीक है, तो ये 3 लाख हो गया। सेकंड क्या है? सेकंड क्या है? कैश इन हैंड। कहां जाएगा? कैश इन हैंड के शेड्यूल में कितना है? 46,350। उसके बाद GOI सिक्योरिटीज कितना है? 94,370। नेक्स्ट अदर इन्वेस्टमेंट कितना है? 55,630। ठीक है, फिर उसके बाद हाँ, गोल्ड। गोल्ड अदर इन्वेस्टमेंट या तो सिक्योरिटीज कितना है? 15,130। नेक्स्ट उसके बाद इंटरेस्ट, डेबिट क्या क्रेडिट? शेड्यूल नंबर आपने लिखा है, मेरे को डायरेक्ट बोल दो। डेबिट में कितना है? इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज कितना? 24,620। फिर उसके बाद सिक्योरिटीज, इसके ऊपर एडजस्टमेंट है। हाँ, वो इधर आ जाने वाला वही एडजस्टमेंट है ना। चलो, सिक्योरिटीज डिपॉजिट कितना? 15,000। फिर सेविंग अकाउंट डिपॉजिट कितना? 7,420। फिर उसके बाद बस इसके ऊपर एक एडजस्टमेंट है, उसको बाद में सॉल्व करता हूं। आगे बढ़ो। उसके बाद फिक्स डिपॉजिट कितना है? हाँ, फिक्स डिपॉजिट 97। उसके बाद शेयर प्रीमियम अकाउंट कितना है? शेयर प्रीमियम तुम लोग क्या बोल रहे हो, मेरे को गड़बड़। 23,050। फिर स्टैट्यूटरी रिजर्व कितना?
इसको इनर कॉलम में बाय डिफॉल्ट लिख देना, क्योंकि इसके ऊपर एडजस्टमेंट रहता ही है, 101% रहेगा। फिर उसके बाद हाँ सिल्वर्स, सिल्वर बुलियंस कितना है 2000। फिर इग्नोर। फिर बिल्डिंग कितने चले जाएगा फिक्स एसेट में, बिल्डिंग कितना दिया है 65,000। कोई एडजस्टमेंट इसके ऊपर है क्या, नहीं कोई एडजस्टमेंट नहीं। फिर उसके बाद फर्नीचर कितना है 5000। उसके बाद बोरोइंग्स फ्रॉम बैंक, बोरोइंग फ्रॉम बैंक, कौन सा बैंक बोला है, कुछ बोला है क्या, बोरोइंग्स है ना, बोरोइंग्स कितना है 77,000। नेक्स्ट उसके बाद मनी एट कॉल में चले जाएगा, मनी एट कॉल कितना है 26,000। उसके बाद एडवांसेस कहाँ जाएगा भाई, एडवांस, एडवांस के शेड्यूल में अलग से दिखता हो, एडवांस कितना है 2 लाख रुपए। उसके बाद ओपनिंग बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस कितना है 6500। फिर बिल डिस्काउंट परचेज किधर जाएगा, असेट साइड पे कितना है 12,500। फिर उसके बाद बिल फॉर कलेक्शन इग्नोर होगा। नेक्स्ट एक्सेप्टेंस इग्नोर हो जाएगा। फिर इंटरेस्ट, डेबिट क्या क्रेडिट, क्रेडिट वाला बोल दो, इंटरेस्ट 72,000 क्रेडिट वाला है, और डेबिट वाला 7,950। उसके बाद कमीशन ब्रोकरेज, डेबिट है क्या क्रेडिट है, क्रेडिट में, तो किधर चले जाएगा अदर इनकम में, कमीशन 25,000। नेक्स्ट उसके बाद डेबिट क्या क्रेडिट, क्रेडिट, तो कहां चले जाएगा 13 में कितना है, इसको मैं इनर कॉलम में लिख रहा हूं क्योंकि एडजस्टमेंट है रिबेट वाला। उसके बाद बिल रिसीवेबल कहां जाएगा, क्यों, क्योंकि कलेक्शन है ना, बिल फॉर कलेक्शन, वेरी गुड। नेक्स्ट ऑडिट फीस कहां जाएगा, अदर एक्सपेंसेस में, ऑडिट फीस कितना है 5,000। फिर अब या तो इनकम में से माइनस कर दो, या तो यहां पे दिखा दो, मैं यहीं पे दिखा रहा हूं, लॉस ऑन फर्नीचर 1,000। फिर उसके बाद डायरेक्टर फीस कितना है 1,200। फिर उसके बाद सैलरीज, नीरज समझ में आ रहा है ना, कितना है सैलरीज 21,200। फिर उसके बाद पोस्टेज कितना है, पोस्टेज सिर्फ 50। उसके बाद एक्सपेंस इनकम, डेबिट या क्रेडिट, क्रेडिट पे दिया है तो अदर इनकम में दिखा देंगे रेंट कितना है 600। उसके बाद प्रॉफिट ऑन मिलियंस है, चलिए ठीक है, प्रॉफिट कितना है 1,200 रुपए। नेक्स्ट उसके बाद डेबिट क्या क्रेडिट, डेबिट में एमडी रेम्यूनरेशन कितना है 12,000, ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद मिसलेनियस इनकम, मिसलेनियस इनकम कितना है 2,700। फिर उसके बाद लॉस ऑन इन्वेस्टमेंट कितना है 30,000, 30,000, 30,000, ठीक है, जैसा बोलो वैसा, दोनों इधर भी जा सकते हैं बट माइनस करना पड़ेगा, इधर इधर हम ऐड कर रहे हैं, डेबिट है ना, इधर क्रेडिट आता तो माइनस हो जाता तो डेबिट होता। नेक्स्ट उसके बाद डिपॉजिट विथ अदर बैंक, बाय डिपॉजिट विथ अदर बैंक डेबिट साइड पे दिया रहेगा, इधर आ जाएगा डिपॉजिट
75,000। नेक्स्ट उसके बाद क्या है? ब्रांच एडजस्टमेंट, डेबिट क्या क्रेडिट? डेबिट में ब्रांच एडजस्टमेंट, नेट कितना दिया है? 20,000। उसके बाद इधर डाल दूं क्या इसमें लिख दूं? इसमें लिख दूं, एल बेटा डेप्रिसिएशन ऑन रिजर्व। कितना डेप्रिसिएशन ऑन रिजर्व दिया जरा बताओ? अच्छा ठीक है चलो जाने दो। डेप्रिसिएशन ऑन, क्योंकि पहला है इसके लिए मैं दिल पे ले रहा नहीं हूँ, क्रेडिट साइड पे ही दिया रहेगा तो मैंने क्रेडिट पे लिखा, उसके अलावा और कुछ नहीं। डन पोस्टिंग। मैं बोल रहा हूँ इतना करके भी आएंगे तो भी मार्क्स है। इतना मतलब टॉपिक को छोड़ना नहीं है, टॉपिक से जितना ले, क्योंकि कंपलसरी आया तो हाँ अपने को लग रहा है भाई कंपलसरी, क्योंकि एमकॉम को कंपलसरी रहता है टॉपिक, आप लोग को ऑप्शन में है बट उनको कंपलसरी है। आपको कंपलसरी तो पोस्टिंग इतना करके आने का है। क्लियर है क्या? बढ़ते आगे आप एडजस्टमेंट की तरफ। पहला एडजस्टमेंट क्या है देखो, बाय बाय। पहला एडजस्टमेंट क्या है देखो, पहला एडजस्टमेंट था रिबेट का, कुछ तो था शायद ना। पहला एडजस्टमेंट प्रोवाइड रिबेट ऑन बिल डिस्काउंट, कितना? 5,000 लेस रिबेट, कितना? 5,000। क्रेडिट साइड पे माइनस किया तो डेबिट इफेक्ट हो गया। दूसरा इफेक्ट देने का है क्रेडिट रिबेट ऑन बिल डिस्काउंट, कितना? कंपलसरी एडजस्टमेंट इधर, हाँ बोल बेटा। ये क्रेडिट का शेड्यूल है, क्रेडिट पे माइनस किया तो ये कौन सा इफेक्ट हो गया? डेबिट इफेक्ट हुआ। नहीं नहीं नहीं, इतना ही है ये रुपीज बस खत्म। ठीक है, ये 5,000 का दूसरा इफेक्ट दे दिया। समझ में आया? हर बार ऐसे ही होगा, रिबेट ऑन बिल डिस्काउंट इफेक्ट ऐसे ही आएगा, ऐसे ही आएगा। बाहर करना है तो बाहर कर लो, एक तो डिस्काउंट इनकम में से माइनस और अदर लायबिलिटीज में ही जाएगा। ठीक है, अब आगे बढ़ता हूं। एडजस्टमेंट नंबर सेकंड, ध्यान देना क्या दिया? स्क्रूटिनी, स्क्रूटिनी मतलब चेकिंग, स्क्रूटिनी ऑफ करंट अकाउंट लेजर। करंट अकाउंट लेजर देखो, डिमांड डिपॉजिट मतलब करंट अकाउंट। मैंने उधर डिमांड डिपॉजिट इग्नोर किया था, देखो कितना दिया डिमांड डिपॉजिट? 90,000 दिया है, हमने इग्नोर किया ना। करंट अकाउंट डिपॉजिट देखो कितना दिया है? 90,000 दिया ना। दिया है ना, करंट कंट्रोल लेजर अकाउंट दिया है, दिया है। कितना दिया है? तो ये टर्म डिपॉजिट कितना है? टर्म डिपॉजिट कितना है? तुम लोग ने टर्म डिपॉजिट बोला भाई, अमाउंट ऊपर नीचे तो टैली नहीं होगा, मैं अभी बोल दिया हूं, जरा प्रॉपरली बताओ। अच्छा बोलो ना मेरे को, टर्म डिपॉजिट डिमांड डिपॉजिट कितना है? ये 97,000 और ये है 90। क्या हो गया, ऐसा क्यों बिहेव कर रहे हो? आप लोगों ने बोला वो लिखा मैंने। अच्छा देखो मैं एक बार स्टार्ट करता हूं। पहले था सिक्योरिटी डिपॉजिट ऑफ एम्प्लॉय, वो अपन ने इधर लिख दिया था 15,000 क्रेडिट। उसके बाद था सेविंग डिपॉजिट, मैंने लिखा 7,420। उसके बाद क्या था? करंट लेजर कंट्रोल अकाउंट, कितना दिया है? 97,000 दिया है कि नहीं? उसके बाद तुमको दिया है शेयर प्रीमियम 23,050। उसके बाद आपको दिया है फिक्स डिपॉजिट, फिक्स डिपॉजिट दिया ना आपको 97,000। तो तुम लोग ने इधर ही गड़बड़ किया है, फिर सब अमाउंट ऊपर नीचे कर दिया है। कौन से में गड़बड़ है जरा देख लेते एक बार। पहले तो था 15,000, ये आपका इधर आ गया। फिर आपने दिया है सेविंग अकाउंट बैलेंस 7,420 बराबर है। उसके बाद है करंट लेजर कंट्रोल अकाउंट 97,000, वो मैंने लिखा नहीं अभी। उसके बाद दिया है फिक्स डिपॉजिट 23,050, तो भाई फिक्स डिपॉजिट 23,050, ये समझा? हाँ रब कर रहा बेटा मैं, ये आगे। उसके बाद मेरे को दिया है शेयर प्रीमियम, कितना? 90,000, तो यहाँ पे शेयर प्रीमियम आएगा 90,000, ये समझा? फिर उसके बाद क्या है? स्टैट्यूटरी रिजर्व 1,40,000 बराबर है। बाकी आई होप सब बराबर दिया रहेगा इन्फॉर्मेशन।
अब एडजस्टमेंट था करंट डिपॉजिट के ऊपर, कितना दिया था देखो क्वेश्चन में 97,000, ये एडजस्टमेंट दिया है। बट एडजस्टमेंट में दिया था कि ऑन स्क्रूटिनी ऑफ करंट अकाउंट लेजर रिवील्स दैट देयर आर एन अकाउंट overdrawn to the extent of 25,000 and the total credit balance is 1,22,000। वो बोलना चाह रहा है कि आप जो इधर डिमांड डिपॉजिट दिखा रहे हो ना 97,000, इतना नहीं आएगा। वो कितना आएगा? तो भाई आपने 25,000 कम विड्रॉ किया है। 97 प्लस 25,000 करो, कितना आ रहा है देखो 0,0,0,21 10 1,22,000। तो क्या बोलना चाह रहा है? आपने कितने का डिपॉजिट दिखाना है? 1,22,000 का डिपॉजिट दिखाना है। तो इसका मतलब मैंने इसमें 25,000 ऐड कर दिया। पहले कितना था? 97 था। अब जगह नहीं है, मैं ऐड करता हूं डिमांड डिपॉजिट, कितना 25,000। अब डिपॉजिट करने के लिए मैंने क्या लिया रहेगा? पैसा लिया रहेगा तो डिपॉजिट, मतलब इसका दूसरा इफेक्ट किधर जाएगा? एडवांस में। जो एडवांस है इसके अंदर मैं ऐड करूंगा करंट अकाउंट, कितना 25,000। डेबिट साइड पे ऐड किया डेबिट, दूसरा इफेक्ट देने का क्रेडिट, क्रेडिट साइड पे ऐड किया क्रेडिट। हाँ एक बार फिर से चाहिए तो कोई घाई नहीं मेरे को बेटा। क्या हुआ यहां पे? तू एक करंट अकाउंट होल्डर है, तू मेरे बैंक का करंट अकाउंट होल्डर है। करंट अकाउंट होल्डर है मतलब तू मेरे बैंक में पैसा जमा करता है, तू मेरे बैंक में डिपॉजिट करता है। तूने कितना डिपॉजिट किया है? 97,000 डिपॉजिट किया है। बट तेरे पास एक चेक आया जिसका कीमत था 1,22,000। चेक कितने का आया? मतलब तेरे को किसी को चेक देने का था, तूने क्या किया? 1,22,000 का चेक दिया और तूने नीरज को वो चेक दे दिया। अब नीरज वो चेक लेके मेरे बैंक में आया, बोला मुझे 1,22,000 चाहिए। तो बैंक ने चेक किया इसका अकाउंट, अरे अकाउंट में तो 97,000 है। फट से तेरे को कॉल किया क्योंकि तू बहुत पैसे वाला है। प्रशांत एक चेक आया है, वो तेरे अकाउंट में बैलेंस नहीं है, एक काम करना बैंक 25,000 मेरे अकाउंट में ओवरड्राफ्ट जैसा या एडवांस जैसा डाल दे, मैं तेरे को पैसा देता हूं। तो बैंक ने क्या किया? तेरे को 25,000 का एडवांस दे दिया और पैसा किधर जमा कर दिया? तेरे अकाउंट में। बस समझ में आया? अरे समझा? मतलब बैंक ने तेरे को 25,000 का क्या दिया है? एडवांस दिया है, वो आपके बैंक में जमा हो गया। समझा ये आपको? अब वो आपको रीपे भी करना है क्योंकि इस पे आपको ब्याज चार्ज होने वाला है। समझ में आ रहा है? जैसे करोगे तो 25,000 कम हो जाएगा। इन शॉर्ट वो यही बोलना चाह रहा है 25,000 कम दिखा है, 25,000 ऐड करके दिखा दो। डन विद एडजस्टमेंट, पक्का 100%। बढ़ेंगे नेक्स्ट। उसके बाद क्या दिया है? क्लेम बाय एन एम्प्लॉय। हाँ भाई वो तो हमने ले लिया, इंफॉर्मेशन था उसको प्रेजेंटेशन दे दिया। आगे आगे आगे। Out of the profit for the year 25% will be transferred to the statutory reserve and director proposed dividend of 8%। डायरेक्टर 8% का जानवी क्या देने वाला है? डिविडेंड देने वाला है। डिविडेंड किस पे कैलकुलेट होता है? शेयर कैपिटल पे। तो शेयर कैपिटल कितना है? 3 लाख। 3 लाख का 8% कैलकुलेट करो, कितना आएगा? 3 लाख का 8% कैलकुलेट 24,000 आएगा। इसे आप एप्रोप्रिएशन कहते हो, इसे लिखते हो ट्रांसफर टू डिविडेंड, कितना? 24। अब ये पे करना है तो मेरी लायबिलिटीज बन जाएगी। लायबिलिटी साइड पे जाऊंगा और मैं लिखूंगा, देखो यहां पे कौन सा इफेक्ट हो गया है? ये कौन सा इफेक्ट हो गया? डेबिट 1000, क्योंकि वो बताऊंगा 24 क्यों लिखा है, बाद में बताने वाला हूं। ये समझ में आ गया 24। और इसका दूसरा इफेक्ट ट्रांसफर प्रपोज डिविडेंड, कितना? 24,000। समझा? खाली मैंने 25% कैलकुलेट नहीं किया, बाकी मैंने पूरा कंप्लीट कर दिया है। डन यहां तक? समझा है? अब सिर्फ क्लोजिंग बचता है। पहले प्रॉफिट एंड लॉस क्लोज करेंगे और फिर बैलेंस शीट। प्रॉफिट एंड लॉस में 1 2 3 4, जरा फटफट से इसका टोटल 42 में 5 माइनस कर दो। 42,000 में 5 37,000, ये सब प्लस कर दो, ये सब प्लस होने वाला है। 25 300 600 1200 2700, 2700 मतलब 26 26 27 28 29 29,800, 1 लाख पक्का। इधर देखो 29,800 आ रहा है क्या? मैंने रैंडमली किया है। इसका 7,950, इसका ये मैंने रैंडमली किया है। टोटल कर लो भाई कैलकुलेटर पे, ऐसा दिमाग में नहीं। आप लोग दिमाग में जरा भी लोड मत लो, कैलकुलेटर को लोड लेने दो और प्रॉपर से
चल फटाफट कर, एक जन इसका, अरे अंकिता फटाफट कर, तेरा कैलकुलेटर ले बेटा, ले कैलकुलेटर ले, ए भाई अंकिता को कैलकुलेटर दे, फटाफट करने ले। जानवी कौन सा टोटल किया, इसका टोटल किया, किसका बेटा 7,000, इधर 21,000, 12,000, 30,000 दिख ही रहा है मेरे को। जानवी लोड ज्यादा हो गया लगता है, 30, 40, 40, 60, 60, 62, 63, 64, 65, 65, 70, 70,450। डन। पहले प्रॉफिट एंड लॉस क्लोज करेंगे, बाद में बैलेंस शीट की तरफ जाएंगे। चलिए आ जाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस। इनकम, भाई इनकम कितना है देखो जरा, इनकम है 1,09,000। अदर इनकम कितना है 29,800। ऐड कर लो कितना आ रहा है 1,38,800 बराबर। एक्सपेंस में कितना है 7,950। उधर कितना है 70,450 बराबर ना। ऐड करो कितना आ रहा है 78,400। इनकम में एक्सपेंस को माइनस करोगे नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स मिल जाएगा। 1,38,800 में 78,400 माइनस कर दो, कितना 60,400। कोई टैक्स है क्या, इल्ले, इधर आएगा 60,400। बात समझ में आया। हाँ, इसे आप कहते हो करंट ईयर का प्रॉफिट, या आपका ओपनिंग बैलेंस था। जो भी करंट ईयर का प्रॉफिट आएगा, बैंक क्या करती है करंट ईयर के प्रॉफिट में ट्रांसफर करती है 25% रिजर्व में। तो 60,400 इंटू 25% कैलकुलेट करो कितना आ रहा है 60,400 इंटू 25% कैलकुलेट 15,100 यहां से निकलेगा और आपके स्टैट्यूटरी रिजर्व में ऐड हो जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस 15,100। अरे बात समझ में आया। इसका टोटल आ जाएगा 1,55,100 बराबर है। बात समझ में आया। डन। स्टैट्यूटरी रिजर्व में कैसे ट्रांसफर किया क्लियर है। हमेशा जो भी करंट ईयर का प्रॉफिट आएगा, करंट ईयर का प्रॉफिट का कितना परसेंट कैलकुलेट होगा 25%। ओपनिंग का नहीं, एडिशन का नहीं, करंट ईयर के प्रॉफिट का 25% कैलकुलेट करने का और उसे ट्रांसफर करने का स्टैट्यूटरी रिजर्व में। क्लियर है। 60,400 में ये ऐड कर दो आप, ये आएगा 66,500। फिर भी करने का, कंपलसरी करने का। किधर, हाँ यहाँ पे 66,900। अब 66,900 में दोनों को माइनस कर दो, इसमें ये दोनों माइनस कर दो, 24,15 ये माइनस कर दो तो आपको बैलेंस आएगा 27,800। इधर से जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस में 27,800। लॉजिक समझ में आया। अगर सिर्फ प्रॉफिट एंड लॉस बोला रहता तो आप ऐसे ही इसको इधर सॉल्व करते, इसको वहां पे लिखते और उसको वहां पे ट्रांसफर करते, उसका दूसरा इफेक्ट नहीं देते, उतना ही प्रॉफिट एंड लॉस। नहीं, मैं अभी दिल पे लेके मत करो। जिसने पूरा साल इसको प्रैक्टिस किया है वो करेगा, बट जिसने नहीं किया है वो एटलीस्ट पोस्टिंग विस्टिंग करने का तो ट्राई कर लेगा। क्लियर है। अब आते हैं बैलेंस शीट की तरफ। एक एक करके शेड्यूल को फटाफट से क्लोज करेंगे। ये तो हो गया है 3 लाख। इधर का टोटल ले लेंगे, इधर सबको आउटर कॉलम में डाल देता हूं 7,420 23,050। ये ऑलरेडी आउटर कॉलम में, ये भी 2,72,900। बाकी लोग फटाफट टोटल करो, जो जो हो गया रहेगा मेरे को अनाउंस कर दो खाली। भाई इसको सबको आउटर कॉलम में डालने का है। किसका, शेड्यूल नंबर 5 का 64, इसका 77,230। मैं कर ही रहा था ये 46,350। 9 का 2,37,500। 10 का, ओ माय गॉड प्रशांत इतने बड़े बड़े अमाउंट का टोटल कर रहा है तू तो।
75 प्लस ये 11, नहीं नहीं, ये 20,000 ही है ना बेटा, ये 46,620, 3,65,130, 3,65,130, बाकी सब हो गया डिपॉजिट। अच्छा किसी ने किया नहीं उसको, कैसे आराम से बैठे रहे तुम लोग। 1,22,7,420,2350, 1,52,470 बराबर है। चलिए आ जाते हैं इसके शेड्यूल के अंदर। पहला 3 लाख, 3 लाख, फिर 2,72,900, उसके बाद डिपॉजिट्स कितना है भाई, 52,470, बोरोइंग्स कितना है 77,230, अदर लाइबिलिटीज 64,000। टोटल ले लेना, इधर कैश बैलेंस लिख लेता हूं 46,350, 91,000, 3,65,130, फिर एडवांस है 2,37,500, किसका, सातवें का कितना है 1,11,000, एक, तो ये किधर आएगा भाई, यहाँ पे 1,01,000। चलिए फिक्स असेट कितना है, एक सबर करना, फिक्स असेट कितना है भाई 70,000, और अदर असेट्स कितना है 46,620। हाँ आप बोल। 800, इसका टोटल ले लो 60, कर लो वापस एक बार करो, एक जन असेट का टोटल कर लो, एक जन लाइबिलिटीज का टोटल करो, फिर से एक बार 68,600, अभी 800 से ये हो गया, और इधर का टोटल कर लो 50, 80, 100, 3, 4, 4, 9, 15, 16, 600 तो इधर दिख रहा है मेरे को एंड में, टोटल कर लो। क्या कौन सा टोटल में डिफरेंस आ रहा है, कितना आ रहा है, कितना, बहुत आलसी है तुम लोग कसम से। पहले वाला ही कर रहा है अभी तक तू। हाँ अलग कितना आ रहा है, कौन सा, 66,600, इधर कितना आ रहा है 8,66,600 आ रहा है, इसका टोटल कितना आ रहा है 66 ही आ रहा है, समझ में आया, करके देखना। अब इंपॉर्टेंट बात क्या है इधर मालूम है, बैंकिंग में अमाउंट ऐसे नहीं लिखते, बैंकिंग में आपने ऐसा लिखा तो रॉन्ग नहीं है, बट बैंकिंग में अमाउंट ऐसा नहीं लिखते, बैंकिंग में अमाउंट इन 1000 लिखा जाता है, मतलब हर इसको डिवाइड बाय 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, तो फॉर एग्जांपल 1 लाख, एग्जांपल दे रहा हूं 1,52,470 है, डिवाइड बाय 1000 करो तो इधर पॉइंट आ जाएगा, तो 1,52,475 हो जाएगा, 47 मतलब इसको आप 153 लिखोगे तो भी चलेगा, मतलब आप अगर सॉल्यूशन देखने जाओगे ना तो सॉल्यूशन के अंदर आपको जो अमाउंट है वो थाउजेंड्स में दिखेंगे, बट मैं वो 1000 में बाद में रेफर करने बोलता हूं, जब आप ये कॉन्फिडेंस आ जाओगे तो 1000 पे जाने का। क्लियर हुआ, पक्का समझा, पॉइंट नहीं डालने का, राउंड ऑफ करने का, अमाउंट छोटा है 5 से छोटा है तो एक अमाउंट कम है वो चलेगा, ऐड नहीं होगा, 5 से बड़ा या 5 है तो एक अमाउंट को ऐड कर देने का। ये आप आपके सॉल्यूशन को एक बार रेफर करना, अब टेक्स्ट बुक के अंदर और इसमें आपके सॉल्यूशन में फर्क मिलेगा आपको, डूइंग परफेक्टली।
ठीक है क्या? तो आज के लिए इतना। होपफुली आपको वीडियो पसंद आया रहेगा तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। अल्लाह।